बिगिन क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो वर्ड एग्रीकल्चर कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड्स एगर या एग्री, जिसका मतलब है सॉइल, और कल्चर में जिसका मतलब है कल्टीवेशन। तो एग्री प्लस कल्चर, ठीक है, यहाँ से आता है। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवली स्टॉक। ये जब चीज़ें करते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चर, और इसको फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे हैं, जैसे सेरीकल्चर क्या होता है? इट इज़ अ कमर्शियल रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ फार्मर्स जो हैं वो सेरीकल्चर भी करते हैं। कमर्शियल रियरिंग मतलब पैसे कमाने के लिए रियरिंग जो होती है, सिर्फ एक तो होती है ना कि कोई चीज़ आप कर रहे हो अपने खुद के यूज़ के लिए, कोई पैसा नहीं हो रहा उसमें, लेकिन जो आप मार्केट में सेल करने के लिए कोई चीज़ें करते हो तो उसे कमर्शियल कहते हैं। नेक्स्ट इज viticulture. It is cultivation of grapes. Horticulture is growing vegetables, flowers and fruits for commercial use again. And pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. ठीक है। अब जो चैप्टर है इसमें पहले बता रखा है कि हर एक कंट्री में, हर एक नेशन में, हर एक इकोनॉमी में 3 टाइप की इकोनॉमीज़ या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ या सेक्टर, कि हर एक इकोनॉमी में 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, बेस्ड होते हैं कि कैसी एक्टिविटी किस सेक्टर के अंदर गिरती है। जैसे कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक्ड है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, और जो माइनिंग है ना, माइनिंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ये चीज़ें भी प्राइमरी सेक्टर में ही आती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी एक्टिविटी से प्राइमरी सेक्टर में निकाले हैं उनको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडस्ट्रीज़ में, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं उसको। और सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है, और सर्विसेज को हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बताई थी अभी मैंने। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है? ग्रोइंग हो रही है क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की, प्लस में रियरिंग ऑफ लिवली स्टॉक भी हो रहा है। वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और इंडिया की पॉपुलेशन का जो 2/3 है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हमें कहीं ना कहीं फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए होता है। इनके बिना हम प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। और जिस लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उस लैंड को हम कहते हैं एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड भी अब हर जगह नहीं होती, जहाँ जहाँ मिलेगी वहीं तो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं ना। तो एक मैप है इस बुक में दे रखा है, उसके अंदर दिख रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है इस रीजन्स में वर्ल्ड के कंसंट्रेटेड है, बिकॉज उन रीजन्स में वो सुटेबल फैक्टर्स हैं जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं ग्रो कर सकती हैं। सी, दिस इज दैट मैप विच शोज द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड यानी कि जिस लैंड पे क्रॉप ग्रो होती है, ठीक है। अब आता है फार्म सिस्टम पे। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग, इट कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम एज अ होल, ठीक है। अब फार्मिंग कैसे होती है कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, जैसे ये फिगर में दिखा रखा है द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल लैंड। हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, फिर कुछ प्रोसेस हो रहा है, फिर जाके हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इनपुट में हम क्या क्या देते हैं? कुछ फिजिकल इनपुट्स होते हैं कि नेचर से मिल रहे हैं, रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये सब चीज़ें हैं। वहीं जो फिजिकल इनपुट जहाँ अच्छे हैं वहीं तो हम एरेबल लैंड क्रिएट करेंगे। तो फिर ह्यूमन इनपुट्स लगते हैं, जैसे कि स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ठीक है, सीड्स, ये सब चीज़ें इनपुट्स हैं। इनपुट्स देने के बाद प्रोसेसिंग होती है उनकी, ठीक है। आफ्टर द इनपुट्स, इनपुट्स क्या है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर, ठीक है। फिर कुछ ऑपरेशंस यानी कुछ प्रोसेसेस होते हैं उस लैंड पे, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। फिर इस प्रोसेस के बाद हमारे पास आउटपुट मिलता है जो कि है क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इनपुट दिए, प्रोसेस किया, आउटपुट मिल गया, दिस इज एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जोग्राफिकल कंडीशंस पे और
डिपेंड करती है कि एक जगह फार्मिंग कैसी होगी, उस जगह पर किस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे लेबर कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पे उस एरिया में कैसी है। तो फार्मिंग इन सारी फैक्टर्स पे, अगर हम इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे फार्मिंग को क्लासिफाई करें तो दो टाइप की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसको हम सिर्फ उतना ही हम कल्टीवेट करते हैं जो कि हमारी फैमिली के लिए काम आ जाए। सो टाइप ऑफ फार्मिंग इज practiced to meet the needs of the farmer's family, and this type of farming is called subsistence farming. ट्रेडिशनली इसके अंदर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम यूज़ होती है और लेबर कोई बाहर से हायर नहीं करता, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही फार्म पे काम करते हैं और स्मॉल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं जितना कि उसकी फैमिली की नीड है। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कि एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को फार्मर कल्टीवेट करता है सिंपल टूल से, लेकिन लेबर ज़्यादा लगती है कि पूरी की पूरी फैमिली ही फार्म पे लगी हुई है, ये चीज़ है। ठीक है, अब climate with a large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. बेसिक फैक्ट है ये। ठीक है, राइस मेन क्रॉप होती है, बाकी क्रॉप्स भी लोग उगाते हैं जैसे कि वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स अंडर दिस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, एंड दिस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो ऑब्वियसली वही एरिया में ज़्यादा ये वो होगी, चलती होगी ज़्यादा। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द सेकेंड टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखोगे तो बेसिकली ये आपके फॉरेस्टेड एरियाज, जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज है वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका and the parts of Southeast Asia and some parts of Northeast India too. ठीक है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, इसीलिए थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम एंड देन द एशेज आर मिक्सड विद द सॉइल एंड देन द क्रॉप्स आर ग्रोन, फॉर एग्जाम्पल मेज, याम, पोटैटोज, कैसेवा। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो लैंड को छोड़ दिया जाता है और कल्टीवेटर जो है वो नई लैंड पे चले जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लडांग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज नोमैडिक हर्डिंग। तो it is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India, जैसे कि राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो हर्ड्समैन है वो प्लेस से प्लेस अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं लॉन्ग डिफाइंड रूट्स पे। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये आपकी क्यों होती है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्लाइमेट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, टेरेन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। एग्जाम्पल शीप, camel, yak and goats, they are mostly reared according to this type of farming, this type of primitive subsistence farming known as nomadic herding, and they provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. तो ठीक है, फार्मिंग दो टाइप में डिवाइड है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग फिर आगे दो में डिवाइड है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर प्रिमिटिव आगे अगेन दो में डिवाइडेड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। नाउ व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग, लेट्स सी दैट। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स जो है दे आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। The area cultivated and the amount of capital used is large here and most of the work is done by machines. कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग होता है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। तो फार्मिंग दो हिस्सों में, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस अगैन दो में, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव अगैन टू में, शिफ्टिंग और नोमैडिक हर्डिंग। कमर्शियल फार्मिंग आता है सेकंड, वो भी अगैन तीन में, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या है कि जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रेन्स को ग्रो करा जाता है, जैसे कि वीट और मेज़। ठीक है, मेजर एरियाज जहाँ पे ये होता है वो आप पे कुछ
टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गई नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के, एशिया के, यहाँ पर ये फार्मिंग अपनाई जाती है। ये जो एरियाज़ हैं ये स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, तो जो फार्म्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स पे स्प्रेड हैं, तो ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग यहाँ होती है बिकॉज लैंड बड़ी है। ठीक है, सेवरल विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, ये एक इशू यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है। नेक्स्ट इज मिक्सड फार्मिंग, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मिक्सड फार्मिंग में क्या है, जो लैंड है इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवली स्टॉक। 3 चीज़ें होती हैं, मिक्सड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मिक्सड क्रॉपिंग। ठीक है, so just study about that. But mixed farming is that the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है या मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में ये है कि द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवलीस्टॉक। मल्टीपल क्रॉपिंग में या मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो सेम लैंड पे मोर देन 1 क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड मिक्स्ड फार्मिंग इज अ डिफरेंट थिंग, फार्मिंग में लिवली स्टॉक भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशंस फिर अलग टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल क्रॉप आप उगा रहे हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना या कॉटन। ठीक है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। जो प्रोड्यूस है वो फार्मर खुद अपना प्रोसेस करते हैं, नियर बाई फैक्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं। डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इसमें एक एसेंशियल है इस प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, बिकॉज आपको जो चीज़ें हैं वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करनी होती है। मेजर प्लांटेशंस अगर देखें तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है। मलेशिया में रबर प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कॉफ़ी ब्राज़ील में पाई जाती है, चाय इंडिया और श्रीलंका में मिलती है। ठीक है, दिस वॉज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। अब देर इज़ वन वे ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, इट इज़ अ वे ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग इस तरह से करी जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं केमिकल्स की जगह। कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते आप क्रॉप्स की टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं अराउंड वर्ल्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द पॉपुलेशन, एंड एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डेफिनेटली द farming area is growing, because farming area is growing basically meant that the demand of food is growing, right? So crops also supply raw materials for agro-based industries. So wheat, rice, maize and millets are the major food crops. Jute and cotton are the major fiber crops, and tea and coffee are the major beverage crops. So rice cultivation, you can just look at the picture. So rice is a major food crop of the world. It is a staple diet of various regions too. In India too, in the south states, it is a staple diet for the people there. And tropical और सब tropical regions में भी rice एक staple crop है लोगों के लिए। rice के लिए high temperature, high rainfall, पानी बहुत ज़्यादा, humidity बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। alluvial clayey soil में अच्छी तरह से grow हो सकता है, और soil भी ऐसी होनी चाहिए जो water को ज़्यादा समय तक retain कर सके। और चाइना जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है राइस का, देन इंडिया, देन जापान, देन श्रीलंका, देन इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में देखें तो वेस्ट बंगाल में है, और बांग्लादेश में भी राइस अच्छा खासा उगाया जाता है। नेक्स्ट इज वीट। वीट हार्वेस्टिंग की पिक्चर इज गिवन, यू कैन चेक। वीट जो है उसको मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, और ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल इज अ सुटेबल सॉइल हेयर, और जनरली इट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, और इंडिया में इसको विंटर में उगाया जाता है। नेक्स्ट इज मिलेट्स। मिलेट्स कोर्स ग्रेन हैं, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, जो इंडिया में उगते हैं, ये कोर्स ग्रेन के टाइप्स हैं। सैंडी और लेस फर्टाइल सॉइल में अच्छे से उग जाते हैं ये, और हार्डी क्रॉप है जिसको लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। नाइजर, चाइना और नाइजीरिया में भी ये उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेज़। मेज़ जो है उसको कॉर्न भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर वेराइटीज़ मेज़ की आपको क्रॉस द वर्ल्ड मिल जाती है। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, लेकिन लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए, और वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, मैक्सिको में इसको उगाया जाता है। कॉटन जो है इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और
210 frost free days and bright sunshine for the growth। ठीक है, बेस्ट उगती है ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स जो कॉटन है, ये है वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ये है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है दैट हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट। सो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द कॉफी। इन अबाउट AD 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antithesis of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding, and experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. So पढ़ लेना इसको। Okay, jute is also known as golden fiber और ये alluvial soil में उगता है। High temperature, high rainfall and humid climate is a necessity here. क्रॉप जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज में उगता है और इंडिया और बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट एंड जूट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। नेक्स्ट इज कॉफी। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। हिल स्लोप्स जो है बहुत सुटेबल होती है कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड देन इंडिया। टी जो है इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। इट इज़ ग्रोन इन द प्लांटेशंस। कमर्शियल फार्मिंग का जो एक टाइप है। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। और वेल ड्रेन लॉमी सॉइल चाहिए होती है, जेंटल स्लोप चाहिए होते हैं, लेबर लार्ज नंबर में रिक्वायर्ड बिकॉज पत्तियों को तोड़ना पड़ता है आफ्टर द ग्रोइंग सीजन। और कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agriculture development refers to the efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of the increasing population। Increasing population की food demand को meet करने के लिए जो हम efforts लेते हैं agriculture को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो कि आप क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ कर दो, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हो उसको इंक्रीज़ कर दो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर दो, फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर लो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर दो। तो और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर दो, यानी कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दो। तो अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कि फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है। अब फूड सिक्योरिटी जो है क्या है, it exists when all the people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। इसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो ये किस फूड सिक्योरिटी एक अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। एग्रीकल्चर जो है डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं लार्ज पॉपुलेशन उनकी है तो वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो स्मॉल होल्डिंग्स पे ग्रो होती है जनरली सब्सिस्टेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और कमर्शियल फार्मिंग जो है आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलती है ज़्यादा लार्ज स्केल पे, लार्जर होल्डिंग्स में, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। दो केस स्टडी दे रखी है फार्म्स की, एक फार्म इंडिया में दे रखा है, अदर फार्म यूएसए में दे रखा है। ये आपको डिफरेंस दिखाएगा एग्रीकल्चर कैसे होता है एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री में। तो इंडिया में क्या होता है कि छोटी सी लैंड है, छोटा सा फार्मर है, छोटे से विलेज में रहता है, उस लैंड में हाई वैरायटी सीड यूज़ करके लैंड फर्टाइल है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहा है और एक साल में 2 क्रॉप उगाता है, वीट की हो गई, राइस की हो गई या एक पल्सेस की हो गई, वीट, राइस एंड पल्सेस, ठीक है, ऐसे उगाता है। और पूरी फैमिली उसमें लगी होती है। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं प्लोइंग के लिए, बुलक्स को यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल है वहाँ से इरीगेशन हो जाती है एंड जो है फिर बाकी जो सामान है सारा मार्केट में बेच जाते हैं क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती। गवर्नमेंट जो है वो कर रही है स्टेप्स डेवलप करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है। तो ये जो कंडीशन है ये एक इंडियन फार्मर की है बेसिकली। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में जो फार्मर है वो आपका एज अ बिजनेसमैन वर्क करता है, लाइक अ पीजेंट फार्मर वर्क नहीं करता। ट्रैक्टर्स, हैवी मशीनरी उनके पास है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो चेक होती है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में। कंप्यूटर्स यहाँ पर हैं सैटेलाइट से जो प्रिसाइज पिक्चर फील्ड का देते हैं। So this is the difference of agriculture between the developed country and the developing country.